हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग +2 का जो एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का, आज 1 फरवरी है। 1 फरवरी 2023 है और आज ही जो है मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम हुई है। और इस मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और वो भी कॉन्सेप्चुअली। ओके, अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन बुकलेट है, यहाँ सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। यहाँ देख रहे होंगे कि 2023 लिखा हुआ है और ये एग्ज़ाम हो चुकी है, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है 9:30 से ही थी। तो अभी ये सारा इंस्ट्रक्शन इस पे लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, और ये कोड भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन बुकलेट का सेट कोड है F। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसे ही क्वेश्चन हम टर्न करते हैं तो सबसे पहले सेक्शन ए स्टार्ट होता है। सेक्शन ए को अगर हम देखें तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है। तो सेक्शन ए में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसे 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि साइन 3x/4 का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन 3x/4 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 3x/4 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x/4 होगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना है। तो x का जो कोफिशिएंट है यानी जो गुणांक है वो 3/4 है, तो 3/4 से हम डिवाइड कर देंगे और एक जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लिख देंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस में 4/3 आएगा और कॉस होगा 3x/4 और प्लस में हो जाएगा k। तो अब हम देख लेंगे कि इससे कौन सा आंसर जो है मैच करता है। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि सी जो ऑप्शन है k है, माइनस में 4/3 है और कॉस 3x/4 है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है, फिर उसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो cos 7x/9 है, तो इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे हम साइन, और 7x/9 लिख देंगे और x का जो कोफिशिएंट है 7/9 उससे डिवाइड भी कर देंगे और प्लस में फिर लिख देंगे k जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 9/7, इसे इन्वर्ट कर देंगे और यहाँ हो जाएगा साइन 7x अपॉन में 9 और प्लस में हो जाएगा k। अब इससे देख लेंगे इससे कौन सा आंसर मैच करता है। तो 9/7 है, ध्यान रखना है 7/9 नहीं है, ये 7/9 था और ये इन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया 9/7, यानी इसका भी करेक्ट आंसर होगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, हमने इसे हाईलाइट कर दिया है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर दिया हुआ है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। ये tan लिख देंगे और यहाँ पर 17x/23 और फिर उसी से डिवाइड करेंगे जब हम x का जो गुणांक है 17/23 प्लस में k। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा 23/17 और tan होगा और ये हो जाएगा 17x/23 और प्लस में हो जाएगा k। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे कि इसका भी करेक्ट आंसर कितना होगा, सी होगा। तो हम सी को हम हाईलाइट कर देंगे। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है के। इसमें ध्यान रखेंगे कि के यहाँ पर आफ्टर में लिखा हुआ है, यहाँ पर बिफोर में है, वो मैटर नहीं है। ओके, 23/17 और tan है 17x/23। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे 4 टू दी पावर x लिखा हुआ है।
4 टू दी पावर x का मतलब ये हुआ कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। ओके, तो 4 टू दी पावर x का 4 टू दी पावर x लिख देंगे और अपॉन में लिख देंगे log 4 टू द बेस e, प्लस में है k। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन है, अगर ये डिफरेंशिएशन रहता तो log 4 टू द बेस e से मल्टीप्लाई होता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे कि इसका भी करेक्ट आंसर होगा सी, इसका भी करेक्ट आंसर होगा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब हम मूव करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि ये x से मल्टीप्लाई किया हुआ है और यहाँ dx है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आएगा और x क्यूब dx होगा और माइनस में 6 कांस्टेंट है तो यहाँ हो जाएगा x dx। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि x टू दी पावर 4 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर 4 आएगा और बाई में 4 आएगा, तो 4 से 4 को हम कैंसिल कर देंगे। ओके, तो ये इस तरह से कुछ आएगा सॉल्व करने के बाद। 4x टू दी पावर 4/4 माइनस में 6 है, x²/2 है, प्लस में k है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका भी आंसर सी से मैच करता है। दैट्स अमेजिंग। बहुत सारे क्वेश्चनों का ऑप्शन सी हो रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि e टू दी पावर x लिखा हुआ है, cos x है और माइनस में sin x है। तो आप ऐसे फॉर्मूलों को देखे होंगे कि e टू दी पावर x होता है, fx होता है, प्लस में f डैश x होता है, dx होता है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे यूज करते हैं, e टू दी पावर x है और fx है। ओके, इस फॉर्मूले से आप ऑलरेडी परिचित हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि cos, ये cos है और cos का dc यहाँ पर मौजूद है। cos का dc होता है माइनस में sin x, यानी इस आधार पर अगर हम देखें तो e टू दी पावर x हो गया। और ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, तो ओरिजिनल फंक्शन आप यहाँ पर देखेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन है cos x। ओके, ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, cos x है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे ये किसी स्टूडेंट का है, उसने जो टिक किया हुआ है वो इसमें दिख रहा है और हम इसे ग्रीन हाईलाइट कर रहे हैं और जो ग्रीन हाईलाइट हो रहा है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सेम इसी क्वालिटी पर यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, e टू दी पावर x है, फिर यहाँ पर है x³ और यहाँ पर है प्लस में 3x²। तो x³ का dc निकालेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो 3x² आएगा, यानी e टू दी पावर x और ओरिजिनल फंक्शन। तो ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, x³ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ ऐसा ही है। e टू दी पावर x है, यहाँ 1/x है, तो 1/x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/x² आएगा। तो e टू दी पावर x और ओरिजिनल फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो e टू दी पावर x हो गया और ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, तो 1/x है, यानी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका a। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर k है और यहाँ पर क्या है, i है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर तो 3 को अगर हम 13 से करेंगे तो 39 आएगा और यहाँ पर आएगा k कैप डॉट i कैप आएगा और 7 3 जा 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा k कैप और यहाँ पर भी हो जाएगा k कैप। तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि जब डिसिमिलर रहता है डॉट प्रोडक्ट में तो उसकी वैल्यू 0 आती है, यानी 39 इंटू 0 और माइनस में 21 सिमिलर होगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है और इस तरह से प्राप्त होगा माइनस में 21, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव ला दिया हुआ है जिसे हम लोग बंटन नियम कहते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब यहाँ से आते हैं तो यहाँ डिफरेंशिएशन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस
और 4x/5 हो जाएगा। फिर चेन रूल से 4x/5 का करेंगे तो 4/5 आएगा, यानी बाहर में होगा 4/5 और cos 4x/5, यानी इसका ऑप्शन होगा ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ है साइन है और यहाँ पर है साइन इनवर्स 1/2 है। ओके, तो ये दोनों सिमिलर है, एक इन्वर्स है और एक बिना इन्वर्स का है। तो उस कंडीशन में हमको ये देख लेना होता है कि इसकी वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में है कि नहीं। तो 1/2 जो है -1 और +1 के बीच में लाई करता है, इट मीन्स कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर ये इस रेंज में नहीं आता, यहाँ एक फॉर्मूला में आपने टर्म्स कंडीशन में पढ़ा होगा कि ऐसे होता है, तो इस दायरे में आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये जो है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का ये डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y है। तो इसका फार्मूला होता है साइन इन्वर्स x और √1 - y² अब प्लस में y और √1 - x², यानी इसका आंसर होगा बी इसका करेक्ट होगा। ओके, ये माइनस तब हम यूज करते हैं जब यहाँ पर माइनस होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर एक रेंज दिया हुआ है कि x की वैल्यू क्लोज इंटरवल में -1 से +1 है। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इन्वर्स का, तो साइन इन्वर्स x और प्लस में कॉस इन्वर्स x, ये π/2 हो जाएगा। तो यहाँ साइन आप देख रहे होंगे ये 2 है और फिर यहाँ पर π/2 है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0। ओके, फिर यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो ये दोनों का सम जो है π/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक और ये हो जाएगा π/2। तो साइन 90 भी 1 होता है और कॉसेक 90 भी 1 होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मतलब इसकी वैल्यू 1 होगा। साइन 90 1 होता है और कॉसेक 90 भी 1 होता है। ओके, पेज नंबर 5 तक हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे होंगे, ये सिमिलर उसी तरह से है, tan इनवर्स x है और cot इनवर्स x है। तो ये tan यहाँ लिखा हुआ है, ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन, 2/3 है, सेम प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ये π/2 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आपने सीखा होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब tan π/3 होगी, यानी tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, यानी करेक्ट आंसर विल बी बी, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। यहाँ पर e⁻x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e⁻x हो जाएगा। cos 5x है तो इसका DC हो जाएगा माइनस में sin 5x और इंटू में 5, यानी e⁻x, यानी करेक्ट आंसर होगा इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करें, तो साइन 2x है, तो साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन cos 2x इंटू में 2 हो जाएगा। e⁻x है तो e⁻x हो जाएगा, और cos है तो इसका हो जाएगा माइनस में sin x। अब ये दोनों माइनस अटैच होकर बना देगा प्लस, तो देख लेंगे 2 cos 2x e⁻x और प्लस में हो जाएगा sin x, यानी इसका भी करेक्ट आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, सेक का हो जाएगा सेक 4x और इंटू में tan 4x और इंटू में 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, यानी इसका आंसर होगा ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि log लिखा हुआ है, 10x लिखा हुआ है और बेस में लिखा हुआ है e। ओके, तो यहाँ पर अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में है तो ये d/dx हुआ, और यहाँ से हो जाएगा ये बन जाएगा log 10, आप प्लस में हो जाएगा log x हो जाएगा। ओके, तो log 10 कांस्टेंट है तो इसका DC 0 हो जाएगा, और log x का हो जाएगा 1/x,
यानी इसका आंसर आएगा सिर्फ 1/x होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से ये प्लस में टर्न हो जाएगा, तो log 10 प्लस में log x, तो log 10 जो होगा log 10 का डी सी हो जाएगा 0 और log x का हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। यहाँ पर ऑरिजिन से एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन है, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, इस 11 को इधर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये 3 इंटू 0 माइनस में 4 इंटू 0 प्लस में 6 इंटू 0 माइनस में 11 मॉडुली ले लेंगे और अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट और फिर वाई का कोफिशिएंट, तो देखेंगे 11 आएगा और ये 5 आएगा। ओके, तो और z का कोफिशिएंट यहाँ पर मिस हो गया है, z का कोफिशिएंट हो जाएगा 6, तो इसको ऐड कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 25, तो 36 में 25 ऐड कर दीजिए तो 61 हो जाएगा, तो 11 और रूट में होगा 61। ओके, ये फॉर्मूला होता है, तो 11/61 हो जाएगा, मॉडुलस से इसे प्लस हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये मॉडुली उसे पॉजिटिव में टर्न कर देगा। ओके, यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं e⁻p⁴ लिखते हैं, अगर सिंपल ये LDE है तो e⁻ लिख दिए और p का काम कौन करेगा, तो 2/x करेगा और dx करेगा, तो e⁻² और ये हो जाएगा log x, e⁻log और यहाँ x² हो जाएगा, इस 2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो, और ये प्रॉपर्टी से सिर्फ x² के इक्वल होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, अब हम नेक्स्ट फिर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, थोड़ी सावधानी से करेंगे इसे। 3 2 जा 6 लिख देंगे और के क्रॉस में हो गया के। ओके, और यहाँ पर हो गया 7 2 जा 14 और आई को के से किया गया है। ओके, तो आई को के से किया गया है, तो ये 6 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और माइनस में 14 हो गया। अब यहाँ पर एक सर्कल हम लोग बनाते थे, तो सर्कल में आई लिख देते हैं, यहाँ जे लिख देते हैं और यहाँ पर के लिख देते हैं। ठीक है, तो आई को जे से करते हैं तो के आता है, जे को के से करते हैं तो आई आता है, और के को आई से करेंगे तो जे आता है। ओके, तो जे आता है और इसकी वैल्यू तब हो जाएगी माइनस में जे कैप, यानी ये हो जाएगा 14 जे हो जाएगा। ओके, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके, इस कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, पेज हमने टर्न कर लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 23 में एक वेक्टर दिया है और उसका मॉडुलस निकालना है, तो सिंपल अंडर रूट कर देंगे, यानी ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो आई का कोफिशिएंट, फिर यहाँ पर जे का कोफिशिएंट, फिर यहाँ पर के का कोफिशिएंट, तो ये 3 आएगा, 3 होगा, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आते हैं। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन, यहाँ पर एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और इस प्लेन का जो इक्वेशन है तो उसमें नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है। तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो इसके एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वही उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। तो 1 2 और -3, यानी 1 2 -3 इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा। ओके, अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है 3D में और स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है। तो अगर एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट अगर 1 हो
तो ये जो डाउन में होता है यही डाउन में उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाता है, यानी 3 3 6 हो जाता है। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 1 है ही, यानी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 3 6 हो गया। फिर एक और लाइन दिया हुआ है और यहाँ से पूछ रहा है कि ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। तो पॉइंट जो होता है यहाँ जो दिखता है माइनस को कवर करने के बाद, वो इसका पॉइंट होता है 100 99 और ये 98, ये इसका पॉइंट होगा। यानी इस पॉइंट से ये पास कर रहा है, यानी इसका ऑप्शन होगा 100 99 और 98, यानी करेक्ट आंसर होगा इसका सी। ओके, ये ऊपर में टॉप में ये पासिंग पॉइंट होता है। तो 100 99 और ये हो जाएगा 98, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। 27 है। 27 में दो वेक्टर है और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमको। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर दो वेक्टर लिखा हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड भी होता है जो इजीली सॉल्व कर देगा। तो आई जे और के यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया हमने 1 1 -4 7 और यहाँ हो गया -11। जब हम आई लेंगे तो पहले आई को मैच करा कर देख लेते हैं। तो -11 यानी -18 आ रहा है। आई को जब हम यहाँ से लेंगे तो -11 और -7। अब यहाँ से देखें तो -18 आई होगा, तो -18 आई का बस एक ही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट हमको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुरंत हम इसे ये दैट समेजी इसे हम टिक कर देंगे। फिर आई जे के को भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि -18 आई कैप का सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, ऐसे आप सॉल्व करके देख लेंगे। यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है तो एक्स क्यूब का 3x² हो जाएगा और e⁻x का आप ऑलरेडी जानते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया। फिर से डीसी का क्वेश्चन, तो tan का डीसी है तो sec² x हो जाएगा और sin² x का है तो ये हो जाएगा 2 sin x × cos x, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब e⁻5x का हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो एक बार जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो e⁻5x इंटू में 5 एक बार और निकालेंगे तो e⁻5 बाहर कर लिए, e⁻5x फिर इंटू में 5 यानी 25 हो जाएगा। तो 25 e⁻5x हो गया। ओके, यहाँ पर जो है एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, तो कह रहा है कि इसके पैरेलल अगर कोई प्लेन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा पैरेलल। तो इसके कोफिशिएंट को हम देख लेते हैं। तो इसका कोफिशिएंट है 1 -8 और यहाँ पर है -9। तो देखते हैं कि कौन है जो इसको अगर डाउन में हम सेट करें तो प्रोपोर्शनल बना दे। तो इसका है 1 8 9, ये तो नहीं बनाएगा प्रोपोर्शनल। ये है 1 -8 और -9, ये बना देगा 1 -8 और -9। अब इसका रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो तीनों सेम आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, तो ये 3D का क्वेश्चन है, इसे भी हमने कर लिया। अगर कोई प्लेन पैरेलल होता है किसी प्लेन के तो उसका जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल जो है दोनों आपस में पैरेलल होता है, उस कंसेप्ट पर ये बेस्ड होता है। ओके, 32 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पर एक वेक्टर लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो स्क्वायर लिखने का सेंस ये हुआ कि ये दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है आपको। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए इसे, 3i कैप और माइनस में 4k कैप। अब डॉट निकालेंगे तो सिमिलर वाले को 1 करता है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और प्लस में 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी ये 25 आएगा। ओके, यहाँ पर है कि एक वेक्टर दिया हुआ है
और इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि उस वेक्टर को लिख दीजिए और अपॉन में जो है उसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा, -9 का स्क्वायर तो 90 हो जाएगा। यानी यही सेम वेक्टर रहेगा और उसके अपॉन में 90 हम सेट कर देंगे। ओके, तो 3i - 9j यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी। यूनिट वेक्टर हमने कर लिया। फिर यहाँ पर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट में हम क्या देखते हैं, सिमिलर वाला 1 होता है। तो आई कैप को आई कैप से करेंगे तो यहाँ 7 आएगा, जे वाले को करेंगे तो प्लस में 8 आएगा और यहाँ के वाले को करेंगे तो प्लस में 9 आएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 7 15 और 9 24 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी, होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड यानी एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो 13 से इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि इसे 1 बनाते हैं, तो ये बनेगा 3x/13। अब इसे हम सेट करेंगे, सिर्फ एक्स वाले को देख रहे हैं तो x/13/3 कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा 13/3 यानी बी हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x/a y/b प्लस में z/c इज इक्वल टू 1 होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यही इंटरसेप्ट कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट। ओके, अब हम 36 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये एक प्लेन है और ये एक लाइन है, ये दोनों जो है पैरेलल है। ये प्लेन और लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं इसका जो नॉर्मल होगा इससे लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी a इंटू -1 b इंटू 2 प्लस में c इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो -a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 यानी करेक्ट आंसर होगा b। ओके, अब हम 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। दो प्लेन है और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी दो प्लेन जो है परपेंडिकुलर होता है आपस में, यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन बनता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ये दोनों के नॉर्मल से भी हम कंसीडर करके निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 भी हमने कर लिया। ये उसी का इंग्लिश लैंग्वेज है, पेज नंबर 11 पर है। अब क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर भी दो वेक्टर है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 11 को 8 से कर दीजिए, 88 हो गया, 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, अभी सबको ऐड कर लीजिए तो 100 आएगा। यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा 100। ओके, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब यहाँ पर है P प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो P A/B पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B और बाई में हो जाएगा PB। तो A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/11 और PB देखेंगे तो ये हो जाएगा 9/11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा B। ओके, यहाँ पर है तो इसको एडिशन थ्योरम लगा लेते हैं। तो इंटरसेक्शन निकालना है तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं, पी ई यूनियन एफ जो है ये इक्वल होगा पी ई प्लस में पी एफ और माइनस में पी ई इंटरसेक्शन एफ होगा। और इंटरसेक्शन वाले की वैल्यू हो रहा है तो ये उधर जाकर माइनस होगा, यानी 3/7 प्लस में 5/7 और माइनस में होगा 6/7। 5 3 8 8 माइनस 6 यानी 2/7 होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब यहाँ से डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो 3 हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 4/4, 0 से 3 हो गया। ये 3/4 कांस्टेंट बाहर है, और 3 का पावर 4 माइनस में 0 का पावर 4, तो यहाँ पर देखेंगे कि 3/4 और इनटू में 81 होगा। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 243 होगा, यानी 243 और अपॉन में 4 होगा इसका। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, वो भी डिफिनिट इंटीग्रेशन से है। पहले देख लेते हैं कि ये अगर ऑड फंक्शन होगा तो इसका आंसर 0 होगा। तो इसे जब आप f(x) मानेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। x के जगह पर जब -x सप्लाई करेंगे तो f-x जो है देखेंगे इसमें -f(x) के इक्वल होगा। इट मीन्स कि ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है तो आप लोग ऑलरेडी डिफिनिट में पढ़े हैं कि इसका आंसर होगा 0। यहाँ पर भी है, इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑड फंक्शन तो नहीं है। अगर ऑड फंक्शन है तो इसका भी आंसर 0। तो ये भी ऑड फंक्शन है। जैसे ही हम x के जगह पर -x रखेंगे तो देखेंगे कि वो माइनस बाहर कर देता है यहाँ पर। तो ये भी ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। तो यहाँ पर है 3 है और √x को देखेंगे तो x का पावर 3/2 हो जाएगा, अपॉन में 3/2, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 होगा, x का पावर 1/2 था, तो ये हो जाएगा 3/2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जा रहा है ऊपर में 2 और x का पावर 3/2। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x का पावर 3/2, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा B। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर्म में है। इसे जब हम सेपरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1/x - 2 dx हो जाएगा। a² - b² का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, और ये देखिएगा log x - 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका dc जो है न्यूमरेटर में मौजूद है। तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा C। अब यहाँ देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन ये। यहाँ जो है 3dx लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। ये dx हो गया, और √a² - x², ठीक है, a² - x²। तो 3 हो गया, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स और x/a, यानी 3x/a हो गया, और x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा साइन इनवर्स 3x, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी k लिख देंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 47 देख रहे हैं। सेक 5x है और इनटू में tan 5x है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा सेक 5x, और x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा B। अब सेक स्क्वायर का देखेंगे तो ये हो जाएगा tan 4x, और x का कोफिशिएंट है 4, तो tan 4x अपॉन 4 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा B होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं हम लोग। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर k और ये i हो जाएगा, फिर ये k हो जाएगा और ये j हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि डिसिमिलर वाला 0 होता है, सिमिलर वाला 1 होता है। डॉट में क्यों होता है ये आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे। ये 0 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, 0 आएगा, यानी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 49 तक पहुँच गए हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 जब हम देख रहे हैं तो ये dx है, और यहाँ पर है 6x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं 1/a tan इनवर्स और x/a हो गया, और इसका x का जो कोफिशिएंट है उसको देख लेंगे कितना है, तो 6 है, तो ये हो जाएगा आपका
tan इनवर्स 6x और बाई में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि दो जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ये पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। उस कंडीशन में 0.3 इंटू 0.4 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ओके, तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले जितना सारा एलिमेंट है उस सब का कोफैक्टर निकालेंगे। ओके, तो 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे जब हम तो 1 का 4 आएगा। अच्छा, 2 का निकालेंगे तो 2 का आएगा -3 और 3 का निकालेंगे तो -2 आएगा। अब 4 का निकालेंगे तो 1 आएगा। ओके, अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो 4 -3 हो जाएगा और ये -2 और 1 हो जाएगा। ओके, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 52 कर लिया हमने। अब 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में एक लाइन दिया हुआ है और उस लाइन का ये डायरेक्शन कोसाइन दिया है। तो डायरेक्शन कोसाइन में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि इसके स्क्वायर का सम 1 होता है। तो ये हो जाएगा 16/77, 25/77 और x/77, इसकी वैल्यू 1 आएगा। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं तो ये देखेंगे आप, ये 41 होगा प्लस में x होगा इज इक्वल टू 77 होगा। तो x का वैल्यू 77 माइनस में 41 तो 6 हो जाएगा, यानी 36 हो गया। और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर भी है तो 36 है तो आपका 6 आ जाएगा। x का वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से आप परिचित होंगे, l² प्लस m² प्लस में n² इज इक्वल टू 1 होता है, उस पे ये बेस्ड है। यहाँ पर एक यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है। और यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसमें a का पावर 25 निकालना है। ओके, तो आप देखेंगे कि अगर ये यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए 1 0 0 1, फिर यहाँ से 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम, तो देखिएगा ये 1 ही आता है, 1 ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये 0 ही आएगा, यानी इसके स्क्वायर करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो 3 भी करेंगे तो वहीं सेम आएगा, 4 भी करेंगे तो वहीं सेम आएगा, तो 25 भी करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम करते हैं, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, ए ऑपरेशन बी, यानी ए कंपोजिशन बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये एसोसिएटिविटी में ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 2 और 2 कंपोजिशन 3 का मतलब हो जाएगा 3 × 2 आप प्लस में 3, कंपोजिशन 5 है, इसे जब हम ऐड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 9 होगा, 9 कंपोजिशन 5 होगा। अब हो जाएगा 3 × 9 और प्लस में 5 तो 27 और प्लस में 5 तो ये हो जाएगा 32, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 56 की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला कोडोमेन का पावर जो है, डोमेन हम लोग लिखते हैं, तो कोडोमेन देख लीजिए। तो ए से बी में हो रहा है तो बी आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो बी में कितना एलिमेंट है, 3 है,
और डोमेन में कितना एलिमेंट है, 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यानी इससे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना बनेगा, 9 बनेगा। ओके, यहाँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनाना था ए टू बी में, तो कोडोमेन का पावर डोमेन यूज करते हैं हम लोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, यहाँ से कह रहा है कि ए से बी में टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना होगा। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना होगा। तो देखिए, इसको हम सिंपल भी सोच सकते हैं। ए में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और इसमें कितना है, 3 है। बी में कितना हो गया आपका, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ 1 पूछा है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ पर भी देखेंगे कि 9 बनेगा, लेकिन उसमें पूछ रहा है कि 1 कितना होगा। ठीक है, 1 उसमें से कितना आएगा, कितना फंक्शन होगा जो 1 बनाएगा। तो इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, टोटल कितना है इसमें, 3 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल 1 फंक्शन अगर इस तरह से हम मैच करा कर देखेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम टेक करेगा। इसके लिए एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा सा बाद में इसे देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना हो जाएगा। यहाँ पर ए में कितना एलिमेंट है, 2 है, और बी में कितना है, 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर है 58 है। 58 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। तो dx है तो dx का x हो जाएगा, y का dy का y हो जाएगा, और यहाँ एक कांस्टेंट लिख देंगे c, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू सी या k, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा c हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर i डॉट आई है, तो i डॉट आई है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ओके, यहाँ पर जो है इस 9 से कम आएगा। टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन जो होगा वो 9 से कम होगा, तो इसका आंसर या तो ए होगा या बी होगा। उसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, अब वहाँ पर यहाँ पर 60 है, तो आई जे को आई से करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आई को जे से करते हैं तो के आता है, तो इसका हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। ओके, इसका डायरेक्शन की समझ है आप लोगों को। यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन है और दोनों पैरेलल लाइन का क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन को रेशियो दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा। ओके, और दोनों क्या है, पैरेलल है। तो दोनों जब पैरेलल है तो इसमें कंडीशन हो जाएगा x/20 इज इक्वल टू 5/10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। तो ये दोनों रेशियो फाइनली 1/2 ही आ रहा है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 20/2 यानी 10 आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, अब हम नेक्स्ट